माइनस हज़ारों से प्लस लखपति बनने का बेबीलोन के ऊँट व्यापारी का सफ़र हम देखेंगे आज जॉर्ज एस क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। फटे पुराने कपड़े, 3 दिन का भूखा पेट और आंखों में उम्मीद लिए बेबीलोन का एक नौजवान लड़का तरकत एक ढाबे के बाहर खड़ा था, इस आशा में कि कोई उसकी पहचान का वहाँ मिलेगा जो उसे थोड़े पैसे उधार दे सके जिसे वो ढाबे में जाकर कुछ खा ले। दूर से उसे उसकी पहचान का एक आदमी दिखा, लेकिन उसे देखकर तरकत ने अपना हाथ फैलाने की जगह अपने माथे पर मार लिया। आने वाले जनाब थे दबासीर, बेबीलोन के प्रसिद्ध ऊँट व्यापारी जिसे तरकत ने पहले ही उधार ले रखा था। दबासीर ने हरकत से कहा, और भाई हरकत, बड़े दिनों बाद मिले हो, कुछ पार्टी हो जाए, उधार के पैसों से काट लेना भाई। तरकत ने बोला, मेरे पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। दबासीर ने बोला, अपनी गलतियों का मटका किस्मत पर नहीं फोड़ते जानी, और तरकत को लेकर ढाबे के अंदर चला गया। तरकत को लगा चलो जो भी हो, खाने का जुगाड़ तो हुआ। दबासीर ने ऑर्डर दिया, भाई बढ़िया सा गोश्त लाओ हमारे लिए और हमारे दोस्त तरकत के लिए अच्छा ठंडा पानी, गर्मी बहुत है ना। सिर्फ ठंडे पानी का सुनकर तरकत भी ठंडा पड़ गया। तरकत का कुछ भी कहने सुनने का दिल नहीं था और दबासीर को चुप रहना आता नहीं था। दबासीर ने तरकत को बताया कि उसने एक व्यापारी से सुना है कि पास ही के राज्य में किसी अमीर इंसान ने पत्थर को इतना पतला कटवाया है कि वो उसके आर पार देख सकता है, और उसने उसे अपनी खिड़की पर लगा रखा है बारिश से बचने के लिए, लेकिन उसका रंग पीला है, तो अब उस आदमी को अपनी खिड़की से सब कुछ पीला ही नज़र आता है। तरकत, क्या तुम सोच सकते हो किसी इंसान को दुनिया सिर्फ एक ही रंग में दिखती हो? तरकत को इस वक्त हरे पीले नीले से कोई मतलब नहीं था, उसका सारा ध्यान बस दबसीर के सामने रखे खाने पर था। तरकत ने कहा, मैं तो क्या ही बोलूँ, हो सकता है सब। दबसीर ने कहा, मैं भी एक वक्त पर दुनिया को सिर्फ एक ही तरीके से देखता था। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब ये सुनकर ढाबे का हर इंसान जो कि दबसीर को जानता था, उसका ध्यान कहानी पर और तरकत का ध्यान उन सबकी थालियों पर। दबासीर ने सारी जनता जो वहाँ इकट्ठा हुई थी उससे पूछा, क्या तुम लोगों को पता है मैं एक वक्त पर सीरिया में स्लेव यानी कि दास हुआ करता था। कुछ लोगों को बात मजाक लगी, कुछ लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा व्यापारी कभी स्लेव भी हुआ करता था। दबासीर ने कहानी की शुरुआत करते हुए बताया कि जब तरकत से भी थोड़ा छोटा था तब उसके पिता से सीखी हुई स्किल्स जो कि सैडल यानी कि ऊँट के पीठ पर रखने वाली काठी बनाना, उसको ही अपना रोज़गार बनाया। हालांकि वो उनके पिता की तरह स्किल्ड नहीं थे, ज़्यादातर स्टार किड्स की तरह, इसलिए वो इस काम में उतना सक्सेसफुल भी नहीं थे और बस काम चल रहा था हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरह। एक दिन उनको रियलाइज़ होता है कि दुकानदारों को उनके ऊपर भरोसा है और वो उन्हें सामान उधार में भी दे देते हैं, जैसे बैंक्स को मालिया पर था। एंड गेस व्हाट, दबासीर ने भी उधार लिया और उससे मौज उड़ाई, और इस बात को भूल गए कि वो आदमी जो कमाने से ज़्यादा खर्च कर देता है वो अपने लिए गड्ढा खोद लेता है। एग्जाम्पल्स तो देखे ही हैं हमने। एक वक्त के बाद लोग उन्हें पैसा उधार देना बंद कर देते हैं और दबासीर को भी रियलाइज़ होता है कि वो अपने कमाई से अपने लेविश खर्चों का उधार नहीं चुका पाएंगे, जिसके चलते उनके घर में अब खाने पीने के भी वांदे हो जाते हैं और उनकी बीवी भी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वो देखते रह जाते हैं। और किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग डिफ़ॉल्टर की तरह वो भी अपना देश बेबीलोन छोड़कर भाग जाते हैं और पैसा कमाने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं एक चोरों की गैंग, क्योंकि अब उन्हें धूम मचानी थी। उनकी पहली चोरी में उन्हें सक्सेस मिल जाती है और अब उनको लहू मुँह लग गया और वो दूसरी चोरी करने जाते हैं जिसमें फिर से सक्सीड हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कहानी चोरी करने के लिए क्यों मोटिवेट कर रही है, तो भाई यहाँ आता है ट्विस्ट। दबासीर की गैंग ने दूसरी चोरी जहाँ की थी वो ट्रेडर उस समय के अंडरवर्ल्ड के अंडर प्रोटेक्शन में था, और उस पूरी गैंग ने दबासीर की छुट भैया टोली पर हमला कर दिया और अपने पास बंदी बना लिया। फिर क्या, बेल्टाई बेल्ट और वस्त्रहीन कर बोली लगा दी। दबासीर को सीरिया के एक सरदार ने, नहीं ये वाला नहीं, ये तो अच्छे होते हैं, एक रेगिस्तान के सरदार ने 2 सिल्वर के कॉइन्स में ख़रीद लिया और अपने घर पोछा लगाने के लिए रख लिया। सरदार की 4 बीवियाँ थीं, जिसमें से सबसे बड़ी बेगम सीरा ने सरदार से कहा, सुनो जी, तुम्हारे तो सारे ऊँट चालक निकम्मे हैं, कोई भी मुझे मेरी माँ के घर तक आराम से नहीं पहुँचा पाता। सरदार ने नए दासों से पूछा, किसी को ऊँट के बारे में कुछ पता है? दबासीर उछल कर पहुँचा और बोला, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। सरदार ने उसे ऊँट का ड्राइवर बना दिया और दबासीर अपने पहले असाइनमेंट पर सीरा को उनकी माँ के घर पहुँचाने निकल पड़ा। रेगिस्तान था, एक ऊँट पर सीरा और दूसरे पर उनका सामान, और पैदल चलता हमारा दबासीर, फिर भी खुश क्योंकि उसे पता था कि स्लेव के साथ क्या हो सकता है। खैर, क्योंकि दबासीर को इस सब का पता था, उसने सीरा को शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे बचा लिया। दबासीर ने उन्हें बताया, मालकिन, अपन माँ की कोख से स्लेव नहीं जन्मा, अपन के हालात ने अपन को बना दिया, अपन तो एक आज़ाद बाप का आज़ाद बेटा है। अरे ओ बेबीलोन के चंद्रशेखर आज़ाद। सीरा ने कहा, तुम खुद को आज़ाद समझते हो? वो इंसान जिसने खुद अपनी कमियों की वजह से अपनी ये हालत कर ली, जिस इंसान की सोच ही स्लेव वाली हो, वो कहीं भी पैदा हो आखिर में किसी का स्लेव ही बन के रह जाता है। और अगर किसी इंसान की सोच आज़ाद हो तो क्या वो अपने ही शहर में इज़्ज़तदार ज़िंदगी नहीं जी सकता? भले ही उसके सामने कितनी भी दिक्कतें आएँ, उनका सामना नहीं कर सकता।
वो इंसान सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसने खुद के दिल में खुद को आज़ाद मान लिया है और अब वो अपनी शर्तों पर जीने के लिए और मुसीबत को समझेगा और सामना करेगा, तुम्हारी तरह भागेगा नहीं। ये बातें दवासीर को मशक्कली 2 की तरह दिल में चुभ गईं। कुछ दिन बीते। सीरा ने देखा कि दवासीर बाकी नौकरों के साथ घुल मिलकर नहीं रहता, अकेले खाता है और बेसिकली एक लोनर बन चुका है। तो किसी कंपनी के HR की तरह सीरा से भी ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने दवासीर को चैट पर बुलाया और उससे इस बिहेवियर की वजह पूछी। दवासीर ने कहा, मैं इन सब की तरह दिमाग से भी स्लेव नहीं बनना चाहता, इसलिए अलग बैठता हूँ। सीरा ने पूछा, क्या अलग बैठने से सच्चाई बदल जाएगी? मेरा दहेज सबसे ज़्यादा था, सरदार ने इसलिए मुझसे शादी की, लेकिन वो मुझे एक नज़र भी पसंद नहीं करते, तो क्या मैं सबसे अलग बैठने लग जाऊँ? इसके ऊपर से मेरी कोई औलाद भी नहीं है, तो क्या मैं अकेले रहना चालू कर दूँ? अगर मैं पुरुष होती तो ऐसा स्लेव बनने से अच्छा मरना पसंद करती, लेकिन हमारे कबीले की परंपराओं के चलते हर औरत को स्लेव ही बना दिया गया है। दवासीर ने पूछा, आपको क्या लगता है, क्या मैं भी दिल से एक स्लेव ही हूँ? सीरा ने पूछा, क्या तुम्हारे दिल में इच्छा है अपना बेबीलोन में लिया हुआ उधार चुकाने की? हाँ है, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आता। अगर तुम ऐसे ही साल दर साल बीत जाने दोगे कोई एफर्ट किए बिना अपना उधार चुकाने की, तो कहीं ना कहीं तुम अंदर से भी स्लेव ही हो। वो आदमी किसी काम का नहीं जो खुद की रिस्पेक्ट न करे, और वो आदमी खुद की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाएगा जिसने अपने सच्चे उधार नहीं चुकाए। लेकिन मैं करूँ क्या, मैं तो एक स्लेव ही हूँ सीरिया में। हाँ तो स्लेव ही बन के रह जाओ सीरिया में, बुज़दिल कहीं के। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, दवासीर ने बड़े आक्रोश में जवाब दिया। तो साबित करो। मगर कैसे? सीरा ने कहा, जब कोई महान राजा किसी जंग में घुसता है तो वो अपने दुश्मनों से अपनी पूरी ताकत और हर तरीके से जो उसे पता हो उससे नहीं लड़ता। तुम्हारे उधार तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम उन दुश्मनों से डर के बेबीलोन से भाग आए। आज वो और बढ़ गए और ताकतवर हो गए, तुम्हें भागता देख। अगर तुमने उनके सामने शुरुआत में ही कर लिया होता तो आसानी से हराकर आज तुम बेबीलोन में एक महान राजा की तरह रहते, ना कि भगौड़े की तरह जो अपनी गलतियों से चलते सीरिया में स्लेव बन के रह गया। इस बार तो दवासीर को ये सारी बातें रेस 3 से भी ज़्यादा चुभ गई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो साबित करके रहेगा सीरा को कि वो दिल से स्लेव नहीं है और इन सब बातों का मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। इन दवासीर गधे महाशय को लग रहा था कि सीरा घमंड में ये सब बातें सुना रही है। खैर, कुछ दिन बाद सीरा की नौकरानी दवासीर के पास आई और बोली, चलो तुम चलो, मैडम ने बुलाया तुरंत से पहले। सीरा ने दवासीर से कहा कि भाई अम्मा हो गई हैं फिर से बीमार, तो चलना है सफ़र पे। 2 बिल्कुल टॉप क्लास मेसी रोनाल्डो टाइप ऊँट तैयार करो, काठी चढ़ाओ, खाने पीने का सामान नौकरानी से ले लेना और जर्दा तम्बाकू नुक्कड़ वाली टपरी से रख लो। दवासीर ने देखा कि नौकरानी ने जितना सामान दिया है उतने में तो हप्पू सिंह के 9 नौटैया बच्चा भी 2 दिन खा लें, और सीरा की अम्मा के घर जाने में तो 1 दिन से भी कम टाइम लगता है। तो उस वक्त दवासीर ने भी मन में वही कहा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एनवायरनमेंट सेव करने की बात पर कहते हैं, सन्नू की फ़र्क पेंदा है से मदर अर्थ प्लीज़। खैर, दवासीर सीरा को लेकर मंजिल पर पहुंचा। सीरा ने ऊँट से उतरकर दवासीर से पूछा, तुम्हारी सोच आज़ाद इंसान की है या स्लेव की? दवासीर ने मन में सोचा, यार ये आंटी को रेगिस्तान में लू लग गई है क्या? फिर से वही सवाल। सीरा ने फिर पूछा, आज़ाद या स्लेव? एक आज़ाद आदमी की सोच, दवासीर ने जवाब दिया। सीरा बोली, तो बेटा यही है मौका, मार दो चौका। आधे पहरेदार सोए हैं और आधे खाने में खोए हैं, ये दोनों ऊँट ले जाओ और भाग लो। ये कुछ सरदार के कपड़े हैं ताकि कोई स्लेव वाली यूनिफॉर्म में पहचान न ले। मैं बोल दूंगी कि ऊँट लेकर भाग गया। दवासीर ने बोला, आपकी सोल भी तो रानी की है, आप भी यहाँ से भाग चलो। सीरा ने कहा, मेरी माँ यहाँ है और अगर मैं गई तो सरदार अपना पूरा जोर लगा देगा ढूंढने में। तुम जाओ। जा दवासीर जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। दवासीर ने उस महान लेडी को सच सच नमन किया और ऊँट लेके काली रात में निकल पड़ा। अब दवासीर का इस अनजाने देश के रेगिस्तान में वही हाल था जो मेरा एग्ज़ाम में होता था। पक्का आंसर तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा आइडिया है, तो चले चलो चले चलो। दवासीर को भी बस अंदाज़ा था कि उसका देश बेबीलोन किस दिशा में है और उसी दिशा में उसने चल दिया। एक ऊँट पर दवासीर सवार, दूसरे पर उसको ज़िंदा रखने का सामान। उस पूरी रात और अगले दिन भर चलते रहे। दवासीर के पास बस चलते रहने का एक ही ऑप्शन था, क्योंकि एक भागे हुए स्लेव का पकड़ा जाना यानी कि मौत से भी बुरा। कुछ देर दोपहरी दवासीर एक वीरान पड़े गांव में पहुंचा। वहां पड़े नुकीले पत्थर ऊँटों का चलना मुश्किल कर रहे थे। दवासीर के मन में भी ख्याल आया कि जहाँ से इंसान की जात ही भाग गई, वहाँ से और आगे इससे भी बुरा हो सकता है। और फिर उसके आगे जो सफ़र हुआ वो बताने वाले जिंदा लोग बहुत कम थे दवासीर के ज़माने में भी। सेडमैक्स पर सूर्यवंशम की तरह दवासीर के ऊँट भी रेगिस्तान में चलते रहे। खाना पानी ख़त्म होने को था। 9वें दिन दवासीर कमज़ोरी से ऊँट पर रखी काठी से रेगिस्तान में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी नींद अगले दिन सुबह खुली। उसने देखा कि उसका ऊँट भी आसपास ही बैठे हैं और बस रेगिस्तान की रेत उड़ रही थी। उसको ख्याल आया कि शायद यही उसका एंड है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद उसको कंफर्ट जोन महसूस हुआ। उसको लगा कि आगे सफ़र और मुश्किल हो सकता है और मंजिल का पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन अभी इस रेगिस्तान में लेटकर कंफर्ट लग रहा है।
उसके मन में फिर वही सवाल आया कि क्या उसकी सोच स्लेव की है या आज़ादी की। अगर वो अंदर से स्लेव है तो वो यहीं अपने कंफर्ट जोन में पड़ा रहेगा और मर जाएगा इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन अगर उसकी सोल और सोच आज़ादी की है तो अभी उठना होगा, कोशिश करनी होगी। बेबीलोन पहुंचकर अपने सारे उधार चुकाकर अपनी बीवी को वापस घर लाना होगा और अपने परिवार के साथ खुशी और इज्जत के साथ रह जाना होगा। सीरा ने कहा था, तुम्हारे उधार तुम्हारे दुश्मन हैं जिससे तुम बिना लड़ ही भाग आए। दबसीर के मन में सवाल उठे, मैं क्यों नहीं लड़ा? मैंने क्यों अपनी बीवी को जाने दिया? मैंने क्यों नहीं किसी को भी भरोसा दिया अपनी काबिलियत का? क्यों मैंने सारी खुशियाँ छोड़ दी डर के मारे? अब दबसीर को दुनिया एक रंग से नहीं, जैसी है वैसे दिखने लगी। ज़िंदगी की असली वैल्यू नज़र आने लगी, मानो नज़रों से पर्दा हट गया। उसने खुद से वादा किया कि वो यहाँ नहीं मरेगा, वो अपने देश जाएगा और जिन जिन से उधार लिया है उन्हें चुकाएगा इज्जत के साथ, और आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि इतने वक्त ठोकरे खाने के बाद मैं उधार चुकाने वापस आया हूँ। फिर अपनी बीवी को वापस घर ले जाएगा और साथ मिलके वो दोनों सारी मुसीबतें पार करेंगे। फिर क्या, अब उसके लिए क्या धूप, क्या प्यास, क्या भूख। उसे देखकर उसके ऊँट भी अपनी पूरी जान लगाकर उठ खड़े हुए और चलने को तैयार हो गए। नॉर्थ की तरफ चलते हुए फाइनली उन्हें पानी मिला, जहाँ से पूछते हुए उन्हें हरी ज़मीन मिली जहाँ फल और सब्जियाँ भी थीं, और लोगों से पता करते हुए बेबीलोन का असली रास्ता भी मिला। क्योंकि एक आज़ाद सोच का इंसान ज़िंदगी की मुश्किलों को एक पहेली की तरह देखता है जो सुलझाई जा सकती हैं और फिर उन्हें सुलझाता हुआ आगे बढ़ जाता है। और एक स्लेव के दिल वाला इंसान रोता रहता है और पड़ा रहता है और अपने कंफर्ट जोन में यही सोच के कि मैं तो एक स्लेव हूँ, मैं क्या कर लूँगा, कोई चमत्कार या लॉटरी लगे तो अपना कुछ हो। वापस प्रेजेंट टाइम में ढाबे पर दबसीर पूछता है, तुम बताओ तरकत, क्या तुम्हारे खाली पेट ने तुम्हारी नज़रों से पर्दा हटाया? क्या तुम तैयार हो सेल्फ रिस्पेक्ट के रास्ते पर चलने के लिए? क्या तुम देख सकते हो दुनिया को असली रंग में? क्या तुम भी अपने उधार चुकाकर वापस से बेबीलोन के एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना चाहते हो? तरकत ने सोचा, सीरिया के स्लेव और रेगिस्तान में पड़े इंसान से 1000 गुना बेहतर कंडीशन में हूँ मैं अभी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो दबसीर से कहता है, आज आपने मुझे एक ज़िंदगी का विज़न दे दिया है, जिंदा रहने का विज़न, ज़िंदगी रिस्पेक्टफुली जीने का विज़न। मैं भी आज़ाद सोच का इंसान बनूंगा। आप बताएं जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी अपने परिवार और दोस्तों में एक आज़ाद और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहते हैं? जो उधार है आपके पेरेंट्स का, आपके सपोर्टर्स का, उसे चुकाने के लिए कंफर्ट के रेगिस्तान से उठेंगे? बताइएगा ज़रूर। और अगर अभी भी थोड़ा डर हो तो आगे सुनिएगा। ढाबे में ही बैठे एक इंसान ने पूछा, लेकिन तवासीर, बेबीलोन आने के बाद कैसे चीज़ें बदली? जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब जब मैंने फ़ैसला कर ही लिया था कि मुझे सारे उधार चुकाने हैं और रास्ता ढूंढना है, तो मैंने हर उस इंसान से मिला जिसका मुझे उधार चुकाना था, और ज़्यादातर मुझे ज़िंदा देखकर खुशी थे और अच्छे से मिले। तब मुझे पता चला कि भले ही उधार मेरा दुश्मन था, लेकिन मैंने जिनसे उधार लिया था वो मेरे दोस्त थे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर मुझे सपोर्ट किया। कुछ ने तो दोबारा हेल्प भी की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैथन, जो कि सोने का व्यापारी था, उसे जब मैंने बताया कि मैं सीरिया में ऊँटों की देखभाली करता था, उसने मुझे ऊँटों के व्यापारी नेबतुर के पास भेजा, जिसे अभी अभी बेबीलोन के नेक राजा ने बहुत सारे ऊँट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है राजा की सेना के लिए। नेबतुर के साथ रहकर मेरी ऊँट के व्यापार की समझ और काबिलियत बढ़ती गई और मैं सीखता रहा, और एक वक्त के बाद मैंने सारे उधार चुका लिए अपनी मेहनत की कमाई से, और आखिरकार अपने ही देश में सर उठाकर जीने लगा और कुछ का तो चहेता भी बन गया। सारे ढाबे की जनता ने हंसकर इस हामी भरी इस बात पर। दबसीर चिल्लाया, अरे भाई, खाना ठंडा हो गया है, तंदूर से ज़रा गरम गरम निकालो गोश्त, और एक बड़ा सा टुकड़ा मेरे भाई तरकत के लिए भी। अब इसके भूखे रहने के दिन ख़त्म होने वाले हैं, है ना तरकत? तरकत ने अपनी जोशीली आंखों से हामी भरी। और ऐसे ख़त्म हुआ बेबीलोन के ऊँट व्यापारी का -1000 से प्लस लखपति बनने का किस्सा। उसने बस एक सिंपल सी बात ही सीखी और सिखाई, जो उसके पहले भी हज़ारों सालों से चली आ रही थी और उसके बाद भी चलती आएगी। जहाँ चाह है वहाँ राह है, या जहाँ दृढ़ निश्चय है वहाँ रास्ता ढूंढ ही लेता है आज़ाद सोल का इंसान। तो ये लेसन था जॉर्ज एस क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल एसेट फंडा को। हम हर संडे एक नई बुक समरी लेकर आते हैं। अपनी फेवरेट बुक नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।